डीके अपना पसीना पोंछते हुए आकाश के केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर डीके ने रिया के पर्स से निकाला हुआ ऑडियो रिसीवर स्पीकर मोड में ऑन कर दिया और फिर आकाश और डीके यश और रिया के बीच हुई बातों को सुनने लगे। ऑडियो रिसीवर बंद होते ही आकाश अपनी सीट से खुश होते हुए उठा और उसने उत्तेजित होकर डीके से कहा, देखा डीके, तुम गलत साबित हो गए। आखिर रिया का सच सामने आ ही गया। तुमने सुना ना, रिया यश के लिए काम करना चाहती है और उससे दोस्ती करना चाहती है। आकाश की बात सुनकर डीके मायूस हो गया और उसने मायूसी में अपना सर झुका लिया। डीके को यकीन ही नहीं हुआ कि रिया यश के लिए काम करना चाहती थी। दूसरी तरफ भले ही आकाश खुश हो रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आकाश चाह रहा था कि काश रिया की यश से दोस्ती वाली बात झूठ होती, लेकिन आज रिया ने खुद ये बात कबूल कर आकाश का दिल तोड़ दिया था। अपने केबिन के दरवाजे के शीशे से रिया को गुस्से में देखकर आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, तुम्हें आकाश ओबरॉय को धोखा देने का अंजाम भुगतना होगा। और फिर आकाश ने डीके की तरफ देखा जो मायूसी में पेपर वेट को घुमाए जा रहा था। आकाश ने डीके से कहा, डीके, जो प्लान हमने बनाया था उसकी तैयारी शुरू कर दो। आकाश पूरे दिन ऑफिस में बेचैन रहा। जब बार बार आकाश को अपने शीशे के दरवाजे से रिया की शक्ल दिखती रही तो वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। रात अपने कमरे में आकाश बेचैनी से घूम रहा था। कमरे में घूमते हुए आकाश ने गुस्से में कहा, वेल प्लेड रिया, वेल प्लेड। तुम्हारी मासूमियत ने आकाश ओबरॉय की आंखों को भी धोखा दे दिया। और फिर आकाश ने गुस्से में जोर से दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, रिया, मुझे लगा कि मैं तुम्हें मोहरा बना रहा था, लेकिन तुमने मुझे ही मोहरा बनाकर मेरे सारे राज जान लिए। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है तू आकाश? ये कहकर आकाश दीवार पर लगातार मुक्का मारने लगा और उसके हाथों से खून आने लगा था। और जब आकाश को हाथ में दर्द महसूस हुआ, आकाश धड़ाम से अपने बिस्तर में गिर गया। जहां एक तरफ रिया आकाश को दर्द दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ बटरफ्लाई हमेशा ही आकाश को खुश महसूस करवाती थी। लेकिन पिछली बार बटरफ्लाई ने भी अपनी शादी की बात बोलकर आकाश को दुख ही पहुंचाया था। और फिर ना जाने क्यों आकाश ने बिस्तर में लेटे लेटे अपना डेटिंग ऐप खोल लिया। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बटरफ्लाई से कैसे बात शुरू करनी चाहिए। आकाश ने बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बटरफ्लाई, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी शादी में बहुत खुश होगी। वहीं दीवार के दूसरी तरफ रिया यश को अपनी वफादारी साबित करने वाली बात पर अभी भी परेशान थी। उसे इस वक्त अमीगो से बात करने की जरूरत महसूस हुई, जो उसका मन हल्का कर सकता था। अमीगो को याद करते ही रिया ने देखा उसे डेटिंग ऐप पर अमीगो का मैसेज आया था। अमीगो का मैसेज देखकर रिया खुशी से उछल पड़ी। रिया ने अमीगो को तुरंत मैसेज टाइप करते हुए कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा था कि मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। अमीगो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। और फिर जैसे ही आकाश ने बटरफ्लाई का मैसेज पढ़ा, उसके दिल में फिर से उम्मीद की किरण जगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आकाश अपने बेड से उठा और बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते करते अपनी खिड़की पर आ गया। आकाश ने बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत ही थी तो तुमने मुझे खुद से इतना दूर क्यों कर लिया। रिया भी मैसेज टाइप करते करते खिड़की पर आ गई। उसने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, भले ही तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहोगे। ये सुनकर आकाश को थोड़ी तसल्ली जरूर हुई थी, लेकिन सिर्फ तसल्ली भर से ही आकाश का दिल नहीं भरने वाला था। तभी आकाश को बटरफ्लाई का मैसेज आया। बटरफ्लाई ने लिखा था, अमीगो, मुझे किसी का भरोसा जीतना है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़कर क्या करूं। रिया आकाश को धोखा दिए बिना यश के लिए वफादारी साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन रिया आकाश को किसी भी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने अमीगो से अपनी परेशानी शेयर की। तभी रिया को अमीगो का मैसेज आया। अमीगो ने लिखा था, बटरफ्लाई, तुम जो भी करोगी सही करोगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, किसी का दिल ना टूटे। मैसेज पढ़कर रिया ने एक पल के लिए सोचा और उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना चाहिए था। रिया ने मुस्कुराकर अमीगो को रिप्लाई किया, थैंक यू अमीगो, मुझे इस परेशानी से निकालने के लिए।
मैसेज टाइप कर रिया की नजर विंडो के बाहर गई। उसने देखा आकाश भी अपनी विंडो के बाहर फोन पर चैटिंग कर रहा था। वहीं आकाश ने बटरफ्लाई को रिप्लाई करने के बाद विंडो के बाहर देखा। उसे भी रिया फोन पर चैटिंग करते दिखाई दी। रिया को देखकर आकाश का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने गुस्से में अपनी विंडो बंद कर ली। रिया ने भी आकाश को देखकर गुस्से में अपनी विंडो बंद कर ली। आकाश और रिया दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिलों की खिड़कियां बंद कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि दोनों खिड़कियां एक ही कमरे में लगी हुई थी। उन दोनों को बस एक दूसरे को देखने की देर थी। ऑफिस आते आते रिया यही सोच रही थी कि आखिर उसे यश को ऐसा क्या देना चाहिए जिससे यश को उस पर यकीन हो जाए। रिया ने अपना पर्स अपने केबिन की डेस्क में रखा और आकाश के केबिन में चली गई। रिया ने देखा आकाश का केबिन खाली था, इसलिए आज रिया जल्दी आ गई थी। रिया ने फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, यहाँ तक कि शेयर होल्डर की सारी फाइल्स पढ़ डाली और कुछ देर बाद उसने परेशान होकर मन ही मन कहा, इन फाइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यश को नहीं पता होगा। कहाँ ढूंढूं मैं यश के काम की चीज। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में व्हील चेयर में लिफ्ट की तरफ आता हुआ आकाश अपने टेबल में रिया को लाइव देख रहा था। रिया को परेशान देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी आकाश ने देखा रिया उसके डेस्कटॉप को ओपन कर रही थी। रिया को डेस्कटॉप का पासवर्ड नहीं पता था। रिया ने एक दो बार पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली और फिर तीसरी बार में रिया ने गुस्से में एंग्री बर्ड पासवर्ड डाल दिया और डेस्कटॉप खुल गया। डेस्कटॉप को ओपन देख रिया खुशी से उछल गई। रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं पता था आप मेरी बातों में गौर भी करते हैं। रिया आकाश के डेस्कटॉप में फाइल्स ढूंढने लगी। काफी सर्च करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी रिया को डेस्कटॉप में वही डेटिंग ऐप दिखी जो डेटिंग ऐप रिया यूज करती थी। रिया ने मन ही मन कहा, वाह मिस्टर ओबरॉय, आप भी छुपे रुस्तम निकले। रिया का मन हुआ कि एक बार डेटिंग ऐप खोल ले। वही लिफ्ट में आकाश रिया पर लाइव नजर बनाए हुए था। आकाश इस बात से असहज हो रहा था कि कहीं रिया डेटिंग ऐप पर उसके और बटरफ्लाई के बीच मैसेज न पढ़ ले। केबिन में रिया के भीतर से आवाज आई कि किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है। तभी रिया को लिफ्ट की आवाज सुनाई दी और रिया को एहसास हो गया कि आकाश 10th फ्लोर में आ चुका था। रिया ने नीचे बिखरी फाइल समेटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रिया आकाश के डेस्कटॉप में कुछ और ढूंढ पाती, डीके आकाश को व्हीलचेयर में लेकर ऑफिस के अंदर आ गया और फिर डीके ने अनजान बनते हुए रिया से कहा, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या बहाना बनाना चाहिए। रिया ने घबराते हुए डीके से कहा, डीके, मिस्टर ओबरॉय के केबिन में अंधेरा हो रखा था तो सोचा उनकी खिड़की के पर्दे खोल दूं, अब बाहर से सनलाइट आएगी। इतना कहकर रिया आकाश के केबिन से चली गई। रिया के जाते ही आकाश ने डीके से कहा, डीके, मछली को जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। रिया ऑफिस के काम में बिजी थी। तभी डीके ने आकर उससे कहा, रिया, ये खुराना सर की पेन ड्राइव है, क्या आप उन्हें ये पेन ड्राइव वापस दे आओगी प्लीज? पेन ड्राइव को देखकर रिया ने मन ही मन सोचा, ये तो वही पेन ड्राइव है जिसके बारे में कल मिस्टर ओबरॉय खुराना सर से बात कर रहे थे। मिस्टर ओबरॉय कह रहे थे कि इस पेन ड्राइव में कुछ जरूरी फाइल्स है, हो सकता है इसमें मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। और फिर रिया ने डीके से कहा, अब डीके, मैं अभी ऑफिस के काम में बिजी हूँ, शाम में घर जाते वक्त खुराना सर को ये पेन ड्राइव हैंडओवर कर दूंगी। डीके ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, ठीक है रिया, जब आपको टाइम मिले चले जाना। इतना कहकर डीके अपने केबिन में चला गया। डीके के जाते ही रिया ने चुपके से अपने लैपटॉप में खुराना की पेन ड्राइव लगाई। रिया ने देखा पेन ड्राइव में कंपनी के लिए उन शेयर होल्डर्स की डिटेल्स थी जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके बारे में कंपनी में बहुत ही कम लोग जानते थे। रिया ने पेन ड्राइव छिपाकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मिल गई मुझे अपनी वफादारी साबित करने की चाबी। पेन ड्राइव मिलते ही रिया ने यश को मैसेज किया कि वो मिलना चाहती है। यश ने रिया को ठीक 5 बजे मिलने का वक्त दिया। रिया 4 बजे ही ऑफिस से निकल गई, लेकिन जैसे ही रिया ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरी उसे गिन्नी मिल गई। इससे पहले कि रिया गिन्नी से कुछ कहती, गिन्नी ने परेशान होते हुए रिया से कहा, रिया, आर्यन ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा बुटीक तोड़ देगा। यार, तो प्लीज मेरी हेल्प कर।
रिया के लिए इस वक्त यश के पास जाना उतना ही जरूरी था जितना जरूरी गिन्नी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। रिया के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो गिन्नी की मदद करे, और ना ही इस वक्त रिया किसी और से मदद मांग सकती थी। रिया ने गिन्नी से मायूस होकर कहा, गिन्नी यार, तू मुझे थोड़ा टाइम और दे दे, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। गिन्नी ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार एक बार आकाश से बात करके देखते हैं। तू आकाश को बोलना आर्यन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है आकाश के डर से आर्यन मुझे डराना छोड़ दे। तुझे याद है ना, पिछली बार कैफे में आकाश को देखकर कैसे उस कमीने आर्यन की जान निकल गई थी। रिया इस वक्त गिन्नी को आकाश के पास नहीं ले जा सकती थी क्योंकि आकाश रिया से नाराज चल रहा था, और दूसरा, अगर रिया टाइम से यश से मिलने नहीं गई तो उसका सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। रिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए गिन्नी से कहा, गिन्नी, इस वक्त आकाश मुझसे नाराज है। वो मेरी हेल्प करने की बात तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा है। तो बस मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगी। गिन्नी ने तुरंत रिया से कहा, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगी आकाश से, चल। रिया ने घड़ी में टाइम देखा, 4:15 हो चुके थे। उसके हाथ से टाइम निकला जा रहा था और गिन्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसने आकाश से मिलने की जिद पकड़ ली थी, और फिर रिया ने गिन्नी की दोनों हथेलियां पकड़ते हुए कहा, गिन्नी, तू प्लीज मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे बुटीक पर आज भी नहीं आने दूंगी। तू आर्यन से बोल कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर गिन्नी को थोड़ी तसल्ली हुई, और फिर रिया ने गिन्नी से कहा, गिन्नी, मुझे अभी देर हो रही है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर रिया तेजी से ऑफिस से निकल गई। क्या रिया यश को वफादारी साबित कर पाएगी? क्या आकाश जान पाएगा कि रिया यश को सीक्रेट डॉक्यूमेंट देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।